और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। निज़ाम फौजदार जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सपा प्रवक्ता। राकेश अचल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सोनी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 21 दिनों की जो अंतरिम जमानत थी वो खत्म हो चुकी है और अब तिहाड़ जेल वो पहुंच गए हैं, सरेंडर उन्होंने कर दिया है। राकेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा जब तिहाड़ जेल जा रहे थे अरविंद केजरीवाल तो पहले वो महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचे, राजघाट, उसके बाद भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। आखिर राजघाट पहुंचकर क्या कुछ संकेत देने की कोशिश की गई है सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से? धन्यवाद आपका। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने राजघाट जाकर के सबसे बड़ी बात तो ये कही और ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि वो महात्मा गांधी को और गांधी फिल्म बनने के बाद से नहीं जानते, पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। और उनका जो सत्य और अहिंसा का जो रास्ता है वो उस रास्ते पर चलने की वो कोशिश करते आए हैं और कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा उन्होंने प्रयोग किया है कि जेल में समर्पण करने से पहले महात्मा गांधी की समाधि पर गए और अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने में थोड़ी तकलीफें तो होंगी, जेल यात्राएं तो करनी पड़ेंगी, लेकिन अंत तो गत्वा जीत सत्य की ही होगी। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जेल भेजा गया है, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे लादे गए हैं, वो तरीका बहुत अच्छा नहीं रहा है। फिर भी जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें जो प्रावधान है उसके तहत जो भी किया गया है उसका उन्होंने सम्मान किया है और हर भारत के हर नागरिक को अदालत का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है। आप इनकी अनदेखियां करके लोकतंत्र को जिंदा नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल की इस मामले में सराहना करना चाहता हूँ। जी, ठीक है। नरेंद्र जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अब सीएम केजरीवाल तिहाड़ जा चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ सरकार का भविष्य रहने वाला है? क्या जेल से ही सरकार चलाई जाएगी दिल्ली की? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही का प्रमाण दिया और बार बार दिया है और सबने देखा, पूरे देश ने देखा है किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश की गई है। और ये एक नया फॉर्मूला इन्होंने निकाला है कि किसी भी सरकार को यदि गिराना हो तो उसके मुख्यमंत्री पर फर्जी मुकदमा कर दो, उसको जेल में डाल दो, वहां की सरकार भी गिर जाएगी, उस पार्टी को भी तोड़ के खत्म कर दिया जाएगा। तो इनके इस फॉर्मूले को हम कामयाब नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा है कि अगर जनतंत्र को जेल से चलाने की आवश्यकता आज आ गई है तो हम जनतंत्र को जेल से चलाएंगे, लेकिन हम जो है इनके हाथों की कठपुतली बनके, इनके षड्यंत्रों में फंस के इस्तीफा नहीं देंगे। तो जैसा कि इनका गेम प्लान है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की इस्तीफा दे दें, जेल चले जाएं, इसके बाद इनकी पार्टी को तोड़ना और इनकी सरकार को गिराना आसान हो जाएगा, तो वो हम होने नहीं देंगे। तो हम इनके षड्यंत्रों में फंसने वाले नहीं है। उन्होंने उस दिन भी जब उन्होंने कहा बाहर आकर कि हेमंत सोरेन जी को भी नहीं देना चाहिए, उनको भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत की है, तानाशाही को चुनौती दी है कि अगर आप जनतंत्र को खत्म करने का प्रयास करेंगे तो हम जनतंत्र को जेल से चलाएंगे। ये हमारा प्रयास। अरविंद केजरीवाल जी का संदेश साफ है बिल्कुल। और जब तक भी इस देश को तानाशाही से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे पूरी मजबूती के साथ। पूरी पार्टी एकजुट है और दिल्ली के लोग भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ एकजुट हैं, एकदम पूरी मजबूती के साथ। ठीक है। निजाम जी, क्या लगता है, क्या वाकई तानाशाही की जा रही है? कोशिश यही है बीजेपी की तरफ से किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटा दिया जाए, और उससे क्या फायदा होगा? क्या आपको इसमें कोई शक लगता है? तानाशाही नहीं है तो क्या? आज आप कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर आप कोई केस करते थे बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई कार्रवाई तो ईडी ने की थी। ईडी तो आज किसका तोता है? तोते की जान किसमें है? तोता जैसे बोलना, तोते को जैसा बोलते हैं तोता वैसा करता है और वैसा बोलता है। ईडी के आज प्राविधान में जो है कि आप
कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई भी एलिगेशंस लगा सकते हैं, कोई भी धारा उनके ऊपर लगा सकते हैं, एंड यू कैन टेक हिम इन कस्टडी। आप एक बार कस्टडी में ले लेते हैं तो कोर्ट भी बोलता है कि जब तक ईडी वाले उसको क्लियरेंस नहीं देते तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये तानाशाही नहीं है तो फिर क्या है? अगर इससे बड़ा अगर आपको कोई अच्छा, एग्जाम्पल तानाशाही चाहिए, होती निजाम जी तो ये बेल नहीं मिलती। अंतरिम जमानत तो दी ना कोर्ट ने, कोर्ट तो निष्पक्ष है। लेकिन बीजेपी इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि इसको इनको अरविंद केजरीवाल को बेल कैसे मिल गई? जब जब उनको आंतरिक बेल मिली थी, इंटरिम बेल मिली थी, तो बीजेपी के लीडरान की आपने कौन सी भाषा, कौन से भाषण में या कोई उनके स्टेटमेंट में आप ये देखिए, वो बहुत शॉक लग रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अभी हमें हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये स्टार प्रचारक हैं, ये आएंगे हमारा खेल बिगाड़ देंगे। ये चाह रहे थे कि इलेक्शन में आप पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का मेल ना हो और इनके खिलाफ एक अच्छी ताकत ना खड़ी हो, और ये यहाँ पे पूरा सफा करके पूरे सीट जीतना चाह रहे थे। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं अलग है, लोगों के आज सपने अलग है, लोगों की जरूरत अलग है। तो आज सारे लोग हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से और बहुत सारे देश के अलग अलग राज्यों में प्रजा को कांग्रेस की और इंडिया अलायंस के प्रॉमिसेस को, गारंटीज को समझ चुके हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो आप 4 तारीख को देखेंगे कि यहाँ पे बीजेपी का सफाया होने वाला। तो बीजेपी जो डर रही थी कि उनका खेल ना बिगाड़ दे, पूजा जी जिस तरह की आशंका निजाम जी जता रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी का खेल बिगड़ गया है? आपको नमस्कार बेटी के साथी करताओं को नमस्कार। देखिए जो है ये बार बार चल रही थी कि हाँ ईडी का मिसयूज हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है तो बिल्कुल विजिबल दिख रहा है सबको। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी, तो ईडी का जो मिसयूज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जिनको तो पहले ईडी कार्रवाई होती है फिर उसके बाद में नहीं होती, जो इनके पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। एक चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है पीएमएलए एक्ट में, उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है कि पहले क्या होता था कि जो 2018 से पहले जब पीएमएलए एक्ट किसी पे लगता था तो वो होता था कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी क्या हो रखा हुआ है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अगर आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट है, नहीं तो आप गिल्टी माने जाएंगे। इसकी वजह से जो है जमानत होने में या रिहाई होने में प्रॉब्लम आती है कि इंसान अगर वो इनोसेंट है तो भी उसको प्रूफ करना पड़ेगा, वो समय लग जाता है। ये जो बदलाव आया है इसकी वजह से ईडी का मिसयूज और ज्यादा बढ़ गया हुआ है। पूजा जी, सबूत तो उनके खिलाफ है, ईडी जो कह रही है उनके पास पूरी चार्जशीट है और जो सबूत पाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे वो। पूजा जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए बेटी जी, जिस तरीके से जो ईडी का इस्तेमाल होता चला जा रहा है, ईडी की फाइलें भी खोई है, आपको पता है ना कि जो ईडी कहती है कि हमारी फाइलें खो गई है इसलिए हम इनके ऊपर जो आगे केस नहीं चला सकते हैं। तो ईडी का मिसयूज तो कंटिन्यूअसली चलता चला आया है, चाहे वो रेड्डी जी रहे, जब इनकी पार्टी उन्होंने छोड़ दिया था कर्नाटक में, अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे तो उनके पास फिर ईडी भेज दिया। चलिए ठीक है, आप कह रही हैं इनकी पार्टी में आ जाते जो ईडी कर रही है वो बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। महेश जी, आपका रिएक्शन आखिरी में इसलिए लिया है, पहले आरोप लग जाए उसके बाद आप उनके जवाब दीजिए। पहला तो बड़ा आरोप यही लगाया गया है महेश जी सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए ये एग्जिट पोल्स हुए हैं वो सब फेक हैं, नकली हैं। क्या मानते हैं आप इनको लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल का काम इस देश में झांसा देने का है। जनता को झांसा दे के सत्ता में आते हैं, सत्ता में जब आते हैं तो एक ऐसा जघन्य अपराध करते हैं जिसका मिसाल इस देश में कहीं दिया नहीं जा सकता है। आप गीतू जी इस तरह से समझिए कि दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का लीगल स्टेटस ऐसा नहीं है जहां पे किसी प्रकार से शराब की दुकान खोल के वहां लाइसेंस लिया जाए। लाइसेंस के जो नियम कायदे कानून कहते हैं उसको अमेंड करके और वहां जबरन शराब बेची जाए और उस वक्त बेची जाए। मैंने जघन्य अपराध इसलिए कहा कि जब कोरोना काल था तो 500 से ऊपर ज्यादा इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शराब की दुकानें गैर कानूनी, मैं गैर कानूनी सब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनधिकृत, गैर कानूनी यानी कि वो शराब, जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई स्मगलर शराब बेचता है, जैसे कोई मतलब कोई माफिया, शराब माफिया बेचता हो,
उस तरह से शराब बेचने का काम करके और लगभग 11,000 करोड़ खजाने का उसमें चूना लगाया गया, और उस चूना लगाने के बाद उस पैसे से गोवा में चुनाव लड़ा गया, उस पैसे का बेजा इस्तेमाल किया गया, और ये सारे प्रूफ, और उसमें एक आदमी दो आदमी नहीं, अब तक 23 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, और सबका ये कहना है कि देखिए साहब, इसमें जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, ये मेन किंग पिन थे। इनके थ्रू, क्योंकि मनीष सिसोदिया उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, और इन लोगों ने मिलके किस प्रकार से दिल्ली को उल्टने का काम किया। हसोट को लेकर जब गिरफ्तारी हुई तो सत्येंद्र जैन के टाइम में क्या कहा गया कि भाई हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया को क्या कहा गया कि भगत सिंह है हमारे पार्टी का, जा रहा है जेल, शहीद हो रहा है। और शहीद किस चीज के ऊपर, भगत सिंह को किस चीज के ऊपर शहीद किया जा रहा था कि शराब मामले में जो उन लोगों ने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, जो पैसे लिए और उन पैसों के जो प्रूफ मिले, और उन पैसों को प्रूफ के साथ जब वो जेल के अंदर गए तो देश का कोई भी कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने भी इस चीज को गलत ठहराने की, ईडी की किसी भी कार्रवाई को गलत बताने की सबूत के आधार पे कोई कोशिश नहीं करी। और आज जो सबसे बड़ी चुनौती जो है, केजरीवाल बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये समझ नहीं पा रहा था कि मैंने किस जालसाज को, किस ऐसे व्यक्ति को मैंने दे दिया कि बाहर निकलते ही स्वाति मालीवाल को पीटा, जो टर्म कंडीशन थे उसका वायलेशन किया, उसके बाद वो आज वो जेल जाना नहीं चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने तिगड़म लगाया कि भाई मैं तो बीमार हूं, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी ये खराब है, मेरा वो खराब है। आज देखिए क्या मतलब जलवे जलाल के साथ साहब निकले, और महात्मा गांधी और भगत सिंह जी का शराब के मामले में अपमान करना क्या देश कभी सहेगा? इस तरह से देश, इस तरह से ये सत्य अहिंसा का ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा सत्य अहिंसा करने की ये बात और विचार जो है सामने रख के और केजरीवाल को महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है? क्या महात्मा गांधी ने कभी जेल इस तरह से गए कि वो शराब बेचते हुए पकड़े गए और शराब गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने का काम किया? भगत सिंह ने ऐसा कोई काम किया है क्या? जो उसका नाम लेके और उसका समर्थन करने वाले लोग क्या है? वैचारिक रूप से आप लोग इतने ये हो जाएंगे कि आप अरविंद केजरीवाल को ये कह डालेंगे कि भाई वो महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसा काम कर रहा है। क्या मतलब होता है? राकेश जी कैसे समझे इसे? माफी मांगना चाहिए इसके लिए। बार बार यही साबित करने की कोशिश की गई है, जिस भी मंच से वो बोलते हैं। पहले भी हमने देखा था, पीछे भगत सिंह की और महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई थी, और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे सबको वहां पर सम्मानित किया जा रहा था, और बीच में अरविंद केजरीवाल थे। तो ऐसे में क्या समझा जाए? ये एक मैसेज देने की कोशिश तो की ही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जो मामला जिसमें वो फंसे हुए हैं वो है शराब घोटाले का। तो क्या इससे जो लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, उनके बीच में कोई छवि बन पाएगी? क्या कोई यहाँ पर हम देख रहे हैं इमोशनल सिंपैथी मिल पाएगी? क्या लगता है आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निजाम जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अब ये आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स थे वो फेक थे, फर्जी थे, कुछ भी सही नहीं था उनमें। अरे ये तो कंप्लीट फर्जी है। नहीं तो मतलब कि हार अगर हो रही है इंडी गठबंधन की, इसलिए फर्जी है? इंडिया अलायंस आगे 5 साल उनकी गवर्नमेंट चलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। आप देखिए, कर्नाटक से मैं आता हूँ, यहाँ पे कम से कम 14 से 15 सीट कांग्रेस पार्टी को आएंगे। तो आपका एग्जिट पोल दिखाता है 3 या 5। मैं आपको 15 सीट ऐसे ही दिखा सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि कहाँ से जीतने वाले हैं, कितने वोटों से जीतने वाले। आप तेलंगाना चले जाइए, वहां पे कम से कम 9 सीट तो कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। तमिलनाडु में उनका खाता खुलने वाला नहीं है, केरला में उनका खाता खुलने वाला नहीं है। टीडीपी के साथ बीजेपी को 2 सीट आएंगे। ओडिशा का भी किसी को क्लैरिटी नहीं है। लेकिन निजाम जी, आपसे ज्यादा तो बीजेपी वहां नजर आई नहीं दिखता है आपको। अगर आप बीजेपी का चश्मा लगाकर देखेंगे तो नहीं, हमने उनका चश्मा नहीं लगाया है।
वो लगातार कवरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बारे में या आप देखते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल अगर मीडिया अगर बीजेपी का चश्मा लगाकर देखेगी तो सिर्फ आपको बीजेपी दिखेगी। अगर आप लोगों से जुड़ेंगे, अगर आप किसी चाय पे टपरी पे बैठेंगे, किसी चबूतरे पे बैठेंगे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप लोगों से बात करेंगे तो सारे लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी की शासन में 80 करोड़ लोग इतने गरीब हो चुके हैं, इतने बीमार आर्थिक हालत से बीमार हो गए कि 5 केजी चावल अगर सरकार नहीं देती तो उनका पेट नहीं भरता है। 80 करोड़ लोग, यानी आप कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होने जा रहा है। बेशक 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 होगा। कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया अलायंस ये आने वाले 4-5 दिन में सरकार बनाएगी। मैं बताता हूं क्यों। अब उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 से 35 सीट लॉस होने वाले हैं बीजेपी को। बिहार में कम से कम 18 सीट लॉस होने वाले, कम से कम। आपको राजस्थान में 7-8 निजाम सीट जी, आपका एग्जिट पोल है, ये आपका एग्जिट पोल है, ये चर्चा करेंगे। हाँ, चर्चा करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे जानेंगे क्या आपका एग्जिट पोल कह रहा है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज चर्चा हो रही है किस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वो जाते हैं महात्मा गांधी की समाधि पर और उसके बाद भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते हैं और एक तरह से एक छवि बनाने की कोशिश भी यहाँ पर है। लेकिन कुछ बड़े बयान जो उनके सामने आए कि जो एग्जिट पोल किया गया है वो फेक है और उसे कराने की जरूरत नहीं थी। एक रिएक्शन हम नरेंद्र जी से भी ले लेते हैं। नरेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल कराने की जरूरत क्या थी? सीएम अरविंद केजरीवाल अगर ये बात कह रहे हैं तो इससे पहले भी तो एग्जिट पोल होते रहे हैं। नरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? एग्जिट पोल तो सर पहले भी होते रहे हैं। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज। नरेंद्र जी, एग्जिट पोल तो पहले भी होते रहे हैं, तो इस बार ऐसा कहने की जरूरत क्या आ पड़ गई सीएम केजरीवाल को कि एग्जिट पोल कराने की जरूरत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एग्जिट पोल में फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। किस तरह का फर्जीवाड़ा? जिस प्रकार से देखा जा रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का जिक्र किया, उसमें एक किसी एजेंसी ने ये दिखाया है टोटल सीट 25 है और 25 में से 33 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये केवल और केवल फर्जी एग्जिट पोल हैं या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के एग्जिट पोल ये करवाए हैं या इसका कनेक्शन शेयर मार्केट से है या इनका कनेक्शन इसलिए है कि इनको घपला करना है और पहले से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यानी हर काम के पीछे बीजेपी का हाथ होता है। बिल्कुल है, ईडी हो, एग्जिट पोल हो, बाकी दूसरे काम हो। आज सारी चीजों पे नहीं, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है ना इनका हर चीजों में। देखिए अभी देखिए चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ, अगर वो सामने नहीं होता, अगर कैमरा नहीं होता तो फिर तो सब यही कहते कि भाई ये तो आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आप तो हर बार बीजेपी को घसीटते हैं। लेकिन वो तो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड सबने देखा चंडीगढ़ में कैसे लोकतंत्र में इन्होंने लूटा, कैसे जनतंत्र का अपमान किया, पूरी दुनिया ने देखा। सरेआम वोटों को लूट लिया इन्होंने, वोटों की चोरी कर ली। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ये लोग कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता में बने। महेश जी, बीजेपी कुछ भी कर सकती है और ये जो आपने एग्जिट पोल कराए हैं ना, ये आपने ही कराए और ये फेक है, क्या जवाब देंगे? देखिए, इस देश में 545 सीट पे लगभग 6000 प्रत्याशी उतारे गए। कम से कम मैं समझता हूं कि 40-50 से ऊपर जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और ये वो गैंग है जो इस देश में एक तरह से लोकतंत्र का चीरहरण करने का जो एक प्रयास कर रहा है, जिसको लगातार करारी हार मिलती जा रही है पिछले 10 साल से। और अपने हार से बौखला के ये भारतीय जो मतलब आप अगर हारेंगे तो पत्थर मारेंगे क्या व्यवस्था के ऊपर? अब यही बचा हुआ मीडिया को। सवाल यह है कि एग्जिट पोल में मीडिया क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है क्या?
और एग्जिट पोल, एक मैं कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 2 दिन पहले कह रहे थे कि 332 सीट जीत रहे हैं, आज राहुल गांधी कह रहे हैं 295 सीट जीत रहे हैं। इस तरह का एग्जिट पोल का मतलब क्या है? और इसके ऊपर किसने आपत्ति करी? और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी या कोई मीडिया ये तो नहीं कहा ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे फेक बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। आप अभिव्यक्ति की आजादी पर भी आपको जो है कहीं आपत्ति है, तो इससे बड़ी शर्मनाक जो है बात लोकतंत्र में और क्या हो सकती है कि आप लोग जो है जिस मीडिया के ऊपर बैठ के आप अपनी राजनीतिक चमकाते हैं, आप जिस मीडिया को अच्छा बताते हैं, जिस मीडिया के चलते आप कहीं दिखाई देते हैं, उसी मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप करिए सवाल, आपका वो जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप उसी के लिए आए हैं। आपकी जो बौखलाहट है, कड़वाहट है, वो इस बात के लिए नहीं है। आप इसके बाद ईवीएम पे चले जाएंगे, निजाम जी, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएंगे, रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग पे चले जाएंगे। ठीक है, राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, आपको क्या लगता है ये जो एग्जिट पोल्स कराए जा रहे हैं और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो एग्जिट पोल करा रही हैं, तो क्या ये फेक माने जाएं? क्या इनका कोई अस्तित्व नहीं है और पहले भी ऐसा होता रहा है? देखिए दीदी जी, मैं पिछले 45 साल से जर्नलिज्म में हूँ और मेरे जमाने में एग्जिट पोल का जन्म नहीं हुआ। कि 2000 के बाद जब 2004 में तमाम सारे चैनल 24 घंटे के आ गए, उसके बाद ये प्रयोग शुरू हुए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये एग्जिट पोल फेक होते हैं, लेकिन मैं इन पर बहुत भरोसा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब ये चैनल्स नहीं थे तब हम लोग भी अनुमान लगाते थे चुनाव में परिणाम को लेकर के, उसका ट्रेंड देख करके। लेकिन इस तरह से जिस तरह से पिछले 3-4 चुनावों से भारतीय मीडिया का जो स्वर बदला है, सत्ता के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा लगने लगा है, यहाँ तक कि बदनामी हो गई। भारत का मीडिया तो क्या है, हम 167 पर गए, अब यानी राकेश, ये एक ट्रेंड समझा जाता है, लोगों से मत लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है वो किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, ये एक ट्रेंड समझने की कोशिश की जाती है। आप ये देखिए, जब 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी जो हालात थे बीजेपी के लिए वो सही नहीं थे, लेकिन जो नतीजे आए वो उलट थे। यानी एग्जिट पोल सिर्फ उस पर आधारित हो रहे हैं कि क्या जनता कह रही है। अब जनता कितनी सफाई से क्या कुछ बोल जाए ये नहीं समझ सकते, ये जब नतीजा आएंगे तभी स्पष्ट होगा। पूजा जी, आप क्या मानती हैं कि वाकई ये बात है, क्योंकि इसमें एग्जिट पोल का कोई रोल नहीं है, इसमें फेक कहीं नहीं होना बताया जा रहा है, यानी लोगों से रिव्यूज ले जाते हैं, उनसे पूछे जाते हैं, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? कि जो है बीजेपी का रोल है कि किसी और का रोल है। मेरा ये कहना है कि जो एजेंसी है ये बताए ना कि कुछ नहीं, हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, करते हैं, हमने ऐसे काफी तरह की ऐसा मीडिया वाले ऐसे या फिर ये इंटरेक्ट रखा है। लोकसभा की बात कर लूँ, जो मैं प्रयागराज में हूँ, प्रयागराज की मैक्सिमम जितने भी लोकसभा 2 लोकसभा प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आती है, एक भदोही की है जिसमें 2 विधानसभा प्रयागराज की है। तो हम बिल्कुल बूथों पे जाते रहे, जिस दिन वोटिंग होती रही, कहीं हमें ऐसा कहीं दिखा नहीं कि जहाँ पे मीडिया पहुंच रही हो ये कितनी ऑथेंटिक है, क्या सोच रहा है, किस टाइमिंग में जो है इन्होंने उस सोच से इंटरेक्शन किया, किस जेंडर से किया, किस उम्र के लोगों से किया, ये बहुत मैटर करता है। देखा जाए तो सर्वे जो है हमारी पार्टी ने भी कराया हुआ है, हमारी पार्टी ने जो सर्वे कराया है, अकॉर्डिंग टू दैट कि हमने जो है हर लोकसभा में एटलीस्ट 4 से 5 हजार लोगों से बातें की हुई है। बातें करने के बाद हमने पाया कि जो उत्तर प्रदेश में है वो इंडिया अलायंस 50 सीटें जीत रहा है। और अगर देखें जी को 2004 में भी जो है एक्सपोर्ट ऐसे बता रहे थे कि जो है भाजपा की जो गवर्नमेंट बन रही है, भाजपा जो है इतनी सर्जिकल एक्ट लेके आ रही, पर बिल्कुल से रिजल्ट आया था। अभी बात करेंगे कि 2021 इसी तरीके से बता भाजपा की पर जो है उसके विपरीत परिणाम आया था। तो देखा जाए जो एग्जीक्यूटिव को भरोसा करना, क्योंकि ये सोच तो पता पड़ेगा, सोच से जा रहा है। भारत में चुनाव हुए तो 12 लाख जो बूथ से कितने बूथ तक पहुंचे और कितने लोगों तक आप इंटरेक्ट 2 बूथों पे जाते हैं। वो 2 बूथ हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस के अगेंस्ट वाले बूथ है तो आपको 100% बीजेपी दिखेगा। अगर आप उन 2 बूथों पे जाते हैं जहाँ पे जो है इंडिया अलायंस के लोग हैं, पूरा ये फैक्ट की बातें हैं, तो वहाँ पे आपको जो है एनडीए बिल्कुल बाहर दिखेगा। तो हमारा जो भरोसा है, जो हम पूरे जमीनी हकीकत पे रहे हुए, हम जमीन पे रहे, हमारा भरोसा उस पे है, हम जनता पे भरोसा कर रहे हैं।
और जनता ने जो है इंडिया अलायंस को वोट दिया हुआ है, वो 4 तारीख को वो क्लियर भी हो जाएगा गीतू जी। 4 तारीख ज्यादा दूर है नहीं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, चंदन को पूजा जी आप ये कह रही हैं जहां पर सर्वे कराए गए वो हो सकता है बीजेपी के फेवर में रहे हो, बाकी दूसरी जगह नहीं गए होंगे जो सर्वे कर रहे थे। ये सोच तो बिल्कुल जानना पड़ेगा ना कि कितनी सोच है, क्योंकि कंपनी एग्जिट पोल हमेशा होते हैं और उसमें श्योरिटी नहीं होती, एग्जिट पोल ही है सिर्फ, और उससे पता चलता है कि आपने चंद लोगों से बात की और उन्होंने अपने जो जानकारी के हिसाब से किसको वोट किया है वो बताया है और उसी हिसाब से एग्जिट पोल निकलकर सामने आते हैं। ठीक है निजाम जी, आपको भी इस बात पर भरोसा नहीं है क्या ये फेक हो सकते हैं? क्योंकि लोगों से तो बात की जा रही है, सर्वे अगर इतनी संस्थाएं करा रही हैं तो वो गलत तो नहीं हो सकता? ये तो जी मैं आपका सवाल है ना, इस सवाल का जवाब 2 हिस्से में दूंगा। एक है हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, एक चैनल देता है 6 से 8 बीजेपी, हिमाचल में है 4 सीट और एक चैनल उनको देता है 6 से 8 सीट। तो कैसे उन्होंने बाई टू चाय लेते हैं ना कहीं पे, अब दर्शनी में कहीं पे नहीं, तो टाइपो एरर भी हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। ये संभव कैसे, आप बताइए। मुझे आपको बताना चाहिए। और उसी जगह बिहार में एलजेपी जीत रही है 4 to 6। एलजेपी कितने टिकट पे खड़ी है? 4 पे। 4 to 6 कहां से जीतेगी मुझे बताइएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फर्जीवाड़ा कैसे होता है। फर्जीवाड़ा शुरू से ही होता है। देखिएगा 85% ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स वेयर, ईडी ने उनको रेड किया था, उसमें 24 कांग्रेसी थे, 19 टीएमसी से थे, 11 एनसीपी से थे और 8 शिवसेना से थे, 6 डीएमके से थे, 5 आरजेडी से थे, 5 एसपी से थे और 3 आप से थे और ऐसे थे। उसका कन्विक्शन रेट देखिएगा 0.4%, और ये कोई भी केस कंक्लूजन के कितने पहुंचे हैं? 0.42%। ये इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल फर्जीवाड़ा कैसे करते हैं। जो नेता बहुत स्ट्रांग दिखता है, ताकतवर दिखता है, उसको पहले जेल में डाल दो, उसको खेल से हटा दो। जब बैट्समैन ही नहीं रहेगा तो आप नो बॉल डालो या 0 बॉल डालो या तो एक डेड बॉल डालो, तो आप विकेट मिलने वाली है। तो बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मैं बताता हूँ। पहले गीतू को वहां से हटाओ एंकरशिप से, अपने बच्चे को लाके बिठा दो। गीतू इतना अच्छा एंकरिंग करती है, इनको हटा दीजिए, कोई और ऐरा गैरा आके बैठेगा तो क्या ऐसे ही गिर जाएगी। ऐसा दिस इज द वे द पॉलिटिक्स इज डन इन बीजेपी। तो आपको बीजेपी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एंड साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। पहले ऑपोजिशन को कमजोर किया जाएगा, कैसे? उनके अच्छे खिलाड़ियों को निकाल लें और पूरे साथ में अपने अच्छा, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन को कमजोर किया जाएगा अच्छे खिलाड़ी निकालकर। निजाम जी कैसे, आपके यहाँ से कौन कौन से अच्छे खिलाड़ी निकले? देखिए ना, हम 2 और हमारे 25 का नारा जो अमित शाह और मोदी ने लगाया है, हम 2 और हमारे 25, ये सारे 25 भ्रष्ट नेता जो पूरे इंडिया को लूट रहे थे, पूरा लूटने के बाद इन्होंने उनके ऊपर ईडी चलाई और सारे ईडी के बाद आकर इनके गोद में बैठ गए। गोद में बैठने के बाद क्या हुआ? पर ये लोग जा क्यों रहे हैं वहां? सवाल तो ये भी उठता है ना, इंडिया गठबंधन से अगर कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है तो क्या ऐसी कमी है INDIA में या कांग्रेस में जो रुख कर रहे हैं बीजेपी का? उन्हें क्या दिख रहा है वहां पर? इंटरेस्टिंग है ये। सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 5,000 रुपया आपकी जेब में है, आपके पास आती है ईडी और आपके 5,000 रुपये सीज कर लेती है, कल खाना क्या खाएंगे आप? आपके घर का किराया कब देंगे? आपकी बाइक का या 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का EMI कैसे करें? ऐसे ही ये लोगों ने अपना बिजनेस करके कमाया था, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाने वाले भी बीजेपी थे और उनको अडॉप्ट करने वाले भी बीजेपी हैं। पहले इनकी वॉशिंग मशीन थी, आज इनके पास वैक्यूम क्लीनर आ गया है। वैक्यूम क्लीनर तो जनता इन्हें जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? ठीक है नरेंद्र जी, जनता जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों नहीं सत्ता से हटाती? 4 तारीख को ये जवाब आ जाएगा, बीजेपी चला जाए, बीजेपी। ठीक है, हम 2 और नरेंद्र जी से मेरा सवाल है सर, हमारे जो महेश भाई बैठे हैं ना, उस दिन आकर कहेंगे अरे देखिए निजाम जी नरेंद्र जी से सवाल, नरेंद्र जी लगेंगे, मैं रुमाल दे दूंगा, आप उनके पास पहुंचा दीजिए, अपने आप से पहुंच सकते हैं। ठीक है नरेंद्र जी, पार्टी को
जी बोलिए नरेंद्र भारतीय जी। जनता पार्टी को इस बार जनता ने फैसला कर लिया बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। जहां तक अभी आपने एग्जिट पोल की बात की, आप देखिए 2004 के अंदर एग्जिट पोल में एनडीए को 263 से 275 सीटें दिखाई जा रही थी और यूपीए को 174 से 186 सीटें दिखाई जा रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया एनडीए को 187 आई, यूपीए को 214। वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जिट पोल किया गया, ठीक है, वो एग्जिट पोल गलत हो सकता है, लेकिन नकली कैसे हो सकता है, फेक कैसे हो सकता है? आप ये कैसे कह सकते हैं वो लोग वहां पहुंचे नहीं और लोगों से बात नहीं की? ये गलत हो सकता है लेकिन फेक नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ ना गीतू जी, मैं बता रहा हूँ ना, आप ये कैसे साबित करेंगे कि वो असली है? क्योंकि ना तो उसका कोई सोर्स बताया जा रहा है, ना उसका ये बताया जा रहा है कि कितना सैंपल लिया गया है, ना उसका ये बताया जा रहा है कि सैंपल कब लिया गया है, वोटिंग के दिन लिया गया है या तब लिया गया है जब चुनाव आयोग ने 10% डेटा बढ़ा के दिया था तब लिया गया है। तो अभी उसका ना तो सोर्स पता है ना सैंपल पता है, कुछ भी तो पता नहीं है, बस आके बस हवा में छोड़ दिया है। और जिस तरीके से अभी पूजा जी ने कहा कि हम लोग ग्राउंड पे, हम पार्टी के आदमी, हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा, हमने कहीं मीडिया को नहीं देखा जाते हुए, कहीं किसी वोटर से बात करते हुए नहीं देखा हमने। अभी निजाम भाई ने कहा हिमाचल के अंदर 6 से 8 सीटें दिखा रहे हैं, अभी मैं बता ही रहा हूँ आपको राजस्थान के अंदर 33 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, इसलिए फर्जीवाड़ा समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये देखिए, हम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, हमने भी लोगों से बात की है और तमाम चैनल से जिनके पत्रकार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने लोगों से उनकी राय जानी है, तो जो निकलकर सामने आया वही हमने दिखाया है। तो इस पर कैसे सवाल और संशय किया जा सकता है? महेश जी, आपका रिएक्शन। सबसे पहले तो उन लोगों को किसी भी तरह से, मतलब मैं समझता हूं कि ये जनता माकूल जवाब देने जा रही है जो कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आतंकवाद को कहीं वहां फलने फूलने का काम महेश जी हुआ। इसका अपोज करना चाहूंगा। देखिए इस तरह से ये गीतू जी, मैं बीच में बोला हूँ, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के आरोप लगाने में इसकी बात नहीं मानूंगा। निजाम जी एक बार रुक जाइए, महेश जी अपनी बात पूरी कर लें। आपने बहुत आरोप लगाए थे निजाम जी, आपने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक है निजाम जी रुक जाइए, सर रुक जाइए। निजाम जी एक करके अपनी बात रखिए, आपको पूरा समय दिया गया है। निजाम जी क्या तरीका है? नहीं, आप एक एक करके अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दूंगी। पहले महेश जी आप कोई पाकिस्तानी हो, आप कोई आतंकवादी हो, आप कोई तालिबानी हो, क्या हो? मोहब्बत करते हैं आपको प्रधानमंत्री खाते हैं, आप मिर्ची लगी है, आप आतंकवादी हो, क्या हो? क्यों आप हमें दे रहे हो? वहाँ पे था, मैं वहाँ पे थोड़ा सब्र रखो, सुनो भाई कि क्या जवाब आ रहा है। निजाम जी सुन लीजिए, निजाम जी सुन लीजिए सर आपको मौका दिया गया तो सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए महेश जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप अपना जवाब रखिएगा। थोड़ी आए हो टीवी पे बहस करने आए हो, जिंदाबाद वहाँ पे जब नहीं बोला गया तो नहीं बोला गया लेते हैं गीतू जी। निजाम जी सर आपको मौका दिया जाएगा। निजाम जी रुक जाइए सर, महेश जी अपनी बात करिए, फिर आपको ये पास ही आ रही हूँ मैं। निजाम जी आप अपनी बात रखिएगा। फिर देखिए सबसे पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि एग्जिट पोल का जो एक यहाँ पर जो प्रासंगिकता थी या जो महत्व था वो दिन पे दिन वो घटता ही चला गया और उसकी कोई रिलेवेंसी चुनाव को लेकर या चुनाव नतीजों को लेकर या उसको प्रभावित करने के लिए तब और नहीं बची जब सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, चुनाव आयोग ने तय किया कि एग्जिट पोल आप जो कुछ भी करेंगे वो पूरी तरह से मतदान होने के बाद आप एग्जिट पोल लेकर आएंगे। पहले क्या होता था कि एग्जिट पोल दिखा के किसी पार्टी के पक्ष में एक एनवायरमेंट, एक वातावरण बनाया जाता था और ये कहा जाता था कि देखिए ये पार्टी, ये प्रत्याशी जीत रहा। इसी प्रकार से एग्जिट पोल से पहले हम लोग भी पत्रकारिता में रहे, हम भी यही लिखते थे कि भाई अनुमान है या इस तरह से प्रत्याशी का पलड़ा भारी है या यहाँ पर ये है वो है। उस पर हमेशा ये कहा जाता था कि मीडिया और पत्रकार बिक गए इसलिए उनके पक्ष में ऐसा लिख रहे हैं। अब तो ये भी नहीं है कि भाई एग्जिट पोल से आज की डेट में जब सारे जितने पोल थे वो सब पोल हो गए, उसके होने के बाद नतीजे 4 तारीख को आएंगे। उस 4 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कभी कहीं फड़फड़ाहट नहीं है, अकुलाहट नहीं है, बौखलाहट नहीं है। तो आपके अंदर क्यों ये बौखलाहट और अकुलाहट आ गई? आप क्यों इससे परेशान है? और प्रत्याशी भी तो ये कह सकते हैं। मैं तो ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको एक बड़े आंकड़े दिए, भाई 6000 प्रत्याशी लड़े,
वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमने अपने यहाँ सर्वे किया, हम तो जीत रहे हैं। सब तो यही कहेंगे, कौन कहेगा कि हम हार रहे हैं? कौन कहेगा कि नहीं जी साहब हमारे पास जो है वो संपूर्ण रूप से जो है हम जो है हमारे समर्थक हमारे साथ है, हमें वोट मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर इस दावे के साथ कोई भी आदमी किसी चीज को झुटलाने की कोशिश करेगा तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है या नहीं, ये लोकतंत्र पे आघात है या नहीं? इस तरह की बात को करके आप किसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आप को, जो कि आपको जनता इस देश में लगातार इस 10 साल में आपके भ्रष्टाचार को लेके, आपके अनाचार को लेके, आपके व्यभिचार को लेके, आपकी सोच को लेके, आपके विजन को लेके, आपके गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम को लेके, और फिर आप गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम पे उतर आए। फिर आप आतंकवाद पाकिस्तान प्रेम आपका झलक रहा है, फिर आप मुसलमान करके आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप जब इस तरह की बात घटिया बात करेंगे, गैर संवैधानिक बात करेंगे, बयान आता है बात करेंगे तो आपको ये बयान आता है। ठीक है महेश जी, ठीक है निजाम जी, आपके नेता की तरफ से बयान आता है कि पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, उसके पास एटम बॉम्ब है। क्या मतलब था इस बयान का? मैं पहले मैं महेश जी ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे जी, उस आरोप में आरोप भी शामिल था। विधान सौदा में मैं खुद वहां पे था, ना किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद है कहा, ना किसी ने उसको क्या कहते हैं स्लोगनरिंग की। एफएसएल रिपोर्ट आया है, अरे उस प्रत्याशी को यार हटाए, और राज्यसभा का प्रत्याशी था। अरे आपके प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में ललकारते हैं, इसीलिए उसको हटा दें। आप क्या कौन सी बात करते हैं? आपके लोग आते हैं कहीं पे, जब वैद प्रताप हाफिज सईद से मिलने गए थे तो आप क्या कर रहे थे? पकोड़ा तल रहे थे। कितने आपके बीजेपी के लोग हैं जो पत्रकार थे भैया, पत्रकार थे, भाषा के संपादक रहे, करते हुए पकड़े गए। सवाल खड़ा कर रहे हो, बताइए वैद प्रताप आपके अफिलिएटेड पार्टी मेंबर हैं, वो जाते हैं हाफिज सईद से मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप बनाओ। आपका प्रेम पाकिस्तान के साथ कहां से झलकता है? हर चीज के पाकिस्तान लाते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप जो नहीं निजाम जी, ठीक है निजाम जी, ये देखिए अब पाकिस्तान की कैसी स्थिति आप ये देखिए, और भारत किस हालत में है, क्या स्थिति है भारत की? आप कैसे तुलना कर सकती हैं गीतू जी पाकिस्तान को और इंडिया को? इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, पाकिस्तान के साथ आप करके तो पाकिस्तान से डरा क्यों जाए? उनके एटम बॉम्ब से डरा क्यों जाए? गीतू जी मैं समझाता हूँ आपको। ये जब इलेक्शन आता है तो हर बीजेपी के नेता की जबान पे सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान होता है। नहीं, मौका तो आप देते हैं सर। मैं बताता हूँ, सुनिएगा मैडम, मैं बताता हूँ। मोदी की गारंटी क्या थी? 350 से कम सिलेंडर होगा, आज 1100 हो गया। वो गारंटी का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियों का गारंटी दिया था इन्होंने, वो गारंटी वो कौन सी गारंटी है? आपने कहा था कि डॉलर का रेट कम हो जाएगा, आईसीयू में पड़ा है, आज 83-84 रुपीज हो गया है, वो कौन से आईसीयू में पड़ा है? आज क्या का रिजर्व जो है फॉरेन रिजर्व आज 20% डाउन है, कैसे हो गया ये? मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी डाउन हो गया, ये कैसे डाउन हो गया 10 साल में? सर्विस जीडीपी, सर्विस सेक्टर की जीडीपी कम हो गई है। एग्रीकल्चर का जो बजट एलोकेशन है, आपके दर्शकों को ये जो झूठ परोस रहे हैं, मुझे उससे आपत्ति है। सर ये देखिए सर, ये जो आपने अभी बातें कही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी, लेकिन इन बातों को जनता तक नहीं पहुंचाया गया INDIA की तरफ से। और ये देखिए जो सर्वे कराए गए हैं एग्जिट पोल के, उसमें एक और तथ्य ये निकल कर सामने आया है। ठीक है, सरकार ने पहली उसमें युवा, ये देखिए सर निजाम जी युवा जो है वो सबसे ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तथ्य निकल कर सामने आया। अब आप चाहे इन्हें झुटला दे चाहे कुछ कहें, आपका जो मुद्दा था बेरोजगारी का, वो आप युवाओं को समझा नहीं पाए हैं। ये देश में मुसलमान का मतलब यही होता है क्या कि वो जो मर्जी वो बोलता रहे, जो मर्जी वो करता रहे, देश में मुसलमान का मतलब है देश के कानून को न माने?
और कांग्रेस हवा दे तो इस देश की आजादी में हमने अपना खून बहाया है। चलिए ठीक है, ठीक है, बहाया लास्ट है। रिएक्शन में ले लेंगे। बीजेपी आप लोग ठीक है, ब्रिटिश ठीक के है। गोद में बैठे रहे, ठीक है। आप ब्रिटिश की चापलूसी करते रहे। चलिए लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। पूजा जी आपका लास्ट रिएक्शन। नहीं गीतू जी एक सेकेंड मुझे बताने दीजिए। महेश चलिए ठीक है बोलिए। इनको 1 घंटा दे दीजिए, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, बताइए। 1 घंटा और दे दीजिए, अकेले कोई काम नहीं कर सकते। आज ILO की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। 45 इयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज है, उसमें 85% लोग युवा हैं। इससे शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। नहीं, ये जो मुद्दे हैं सर, ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी तो ना जाने कब से मुद्दा बनी हुई है। ठीक है चलिए, ठीक है सर की बात का दूसरे को आईने दिखाने चले। ठीक है महेश जी, ठीक है, आखिरी रिएक्शन में ले रही हूँ पूजा जी से। ठीक है, आखिरी रिएक्शन है सर, समित नहीं है। पूजा जी ठीक है सर, ठीक है पूजा जी बताइए। ये जो बातें कही जा रही है कि जनता तक बातें नहीं, तो जनता तक बातें पहुंची है और जनता ने वोट भी किया और इंडिया अलायंस की जो सरकार भी बनेगी। बार बार जो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, तो मैं जो पूछना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता से, जब चंडीगढ़ में लोकतंत्र का चीर हरण ही नहीं, चीर को तार तार किया गया, तब आप कहाँ थे? आपने वो पूरी राइट टू रिप्लाई मिलना चाहिए, मैं इनको जवाब दूंगा। महेश जी आपका आखिरी रिएक्शन ले रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से उस मामले में ये झूठ बोल रहे हैं इस देश को और आपके दर्शकों को, दोनों को गुमराह करने के। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई हाथ है, या भाजपा ने ऐसा कुछ कराया, या भारतीय जनता पार्टी की वजह से वहाँ कोई बेईमानी और शैतानी हुई। अब ये सुनने में और आपके दर्शकों सुन लीजिए, पूजा जी सुन लीजिए, बोलने नहीं जाएंगे सब, ये पूजा जी सुन लीजिए, बाकी लोगों से भी रिएक्शन ले लेंगे। और पूजा जी सुन आपके लीजिए ना, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा क्या मतलब बनता है इसका। सुप्रीम एक कोर्ट एक ने करके क्या अपनी बात रखिए। कभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसने कहीं चंडीगढ़ में कहा कि जो इलेक्टोरल बोर्ड असंवैधानिक है, ये कहा। क्या बात आप कर रही हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िए, जिस आदमी ने गलत किया उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का सीन है। चलिए ठीक है महेश जी, पूजा जी ठीक है, मुद्दा ये नहीं है। नरेंद्र जी से मैं रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। ठीक है नरेंद्र जी, अब क्या होगा दिल्ली वासियों का? सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जा चुके हैं, अब किस तरह से सरकार चलाई जाएगी और क्या कुछ प्लान है? देखिए गीतू जी, किसी ने याचिका, भारतीय जनता पार्टी के किसी बंदे ने याचिका लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा दिलवाया जाए, तो कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है और हम अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा नहीं दिलवा सकते, उनकी याचिका रद्द कर दी, जुर्माना भी लगाया उल्टे उस पर जी। अब जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अब हम कोर्ट जाएंगे और हम मांग करेंगे कोर्ट में जाकर के कि मुख्यमंत्री जी को वहां पे सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि वो सरकार को जेल से चला सके। तो ये हमारा कहना है। बाकी 4 तारीख को हमें पूरा भरोसा है 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं और ये जितने भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये सब फेक है। जी ठीक है। राकेश जी, मैं आपको भी आखिरी कमेंट ये लेना चाहती हूँ कि आखिर क्या कुछ अब व्यवस्थाएं, क्या ऑप्शन बची हुई हैं दिल्ली सरकार के लिए, क्या आप बताएंगे? क्योंकि तिहाड़ जेल से सरकार चलाने के लिए मनाही हो गई थी। देखिए, दिल्ली सरकार का जो भविष्य है वो अब वहाँ की जनता तय करेगी और 4 तारीख को इसका पता चल जाएगा। क्योंकि जो हमारी सरकार मौजूदा की सरकार है वो तो चाहती नहीं कि दिल्ली में आपकी सरकार रहे, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार उसकी यही कोशिश रही है और वो नाकाम रही है। चलिए ठीक है सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके कई बयान इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा और जिस तरह से एग्जिट पोल को उन्होंने फेक बताया, अब इस पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।